ओके, विदाउट डिले किए चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जल्दी से। क्या देखेंगे अभी हम लोग, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है। ओके, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो स्टडी करना है क्या चीज, ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन को लेकर के। तो पहली चीज तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। क्या है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। और जो न्यू ऑप्शंस का जो प्रोडक्शन होगा वो सिमिलर होता है उनके समान ही सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स के समान ही सिमिलर जो है हो सकता है। तो अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का इसेंशियलिटी क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्शन पहली चीज तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रोसेस होती है। मीन्स एक ना है, और किसी भी स्पीशीज को मेंटेन रखना है तो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स के मेंटेनेंस के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है। ओके, अब ये दो टाइप से हो सकता है, तो ये सेक्सुअल होगा या तो फिर असेक्सुअल होगा। असेक्सुअल में सिंपल एक ही डिफरेंस आता है, यदि हम यहाँ पर देखें तो पहला डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल में दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और ना ही दो अलग अलग टाइप के गैमेट का फ्यूजन होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ना ही गैमेट्स बनेंगे और ना ही उन गैमेट्स का फ्यूजन होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, टू टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों भी गैमेट्स का यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, जायगोट। ओके, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है जिसे कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो ये जो लाइफ स्पैन को सिंपली यदि हम समझे तो लाइफ स्पैन मींस एक छोटा सा बच्चा जिसका बर्थ हो रहा है, कोई भी एक ऑप्शन जिसका बर्थ हुआ, अब बर्थ से उसके बाद ऑब्वियसली जब बर्थ हुआ तो उसका डेथ भी होना ही है। तो बर्थ से एक नेचुरल डेथ तक के बीच का जो इंटरवल है, मतलब वो लाइफ कितने टाइम तक के जिया, आज उसका बर्थ हुआ है तो 50 साल के बाद उसका डेथ हो गया यदि, तो उसका 50 ईयर जो हो गया होगा लाइफ स्पैन हो गया। मतलब उसने कितना जिया है अपने लाइफ को, कैसे जिया है डजंट मैटर, बट कितना जिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। तो अब इसमें यदि हम देखें कि हर ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हो रहा है उसके बाद उसकी डेथ होने वाली ही है, लेकिन इसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। आप जानते हो कैसे है? देखो, कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो देखो, ये जो बैक्टीरिया का आपको जो सेल दिखाई दे रहा है, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की आपको जो सेल दिख रही है, इस सेल में जब ये सेल बूढ़ी हो जाती है ना तो मरती नहीं है, ये अपने पेरेंटल बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेती है। इस तरह से एक पेरेंटल सेल टू सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। समझे? तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनका कभी भी डेथ जो है नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कभी भी डेथ नहीं होगा। तो देखो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या आता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन जो हो रहा है तो इसमें एक ऐसा पीरियड जिसमें बर्थ से नेचुरल डेथ का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। बट नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। इमोर्टल मतलब क्या होता है, जो कभी भी मरता नहीं है, जिसका कभी भी डेथ नहीं होता, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक एक्सेप्शन जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका कभी भी डेथ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ क्यों नहीं हो रहा है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम का। किसका हम एग्जांपल लेते हैं, हम अमीबा और पैरामीशियम का हम एग्जांपल लेते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम के हम एक एग्जांपल देखें तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इनका कभी भी डेथ होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। फिर यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल्स दिए हैं लाइफ स्पैन को लेके कुछ ऑर्गेनिजम्स का। तो देखो आप देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसका अलग अलग टाइम पे लाइफ स्पैन दिख रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म 5 से 7 साल जिंदा रहता है, जैसे कि रोज। रोज का लाइफ स्पैन कितना हो गया, 5 to 7 ईयर्स।
पैरोट का हम देखेंगे तो कितना होता है 140 ईयर्स। पैरोट के एज हाइट में कौन सा आता है, क्रो आता है, तो क्रो का लाइफ स्पेन ओनली 15 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनिजम्स जो है उसके लाइफ स्पेन के लिए उसका बॉडी का स्ट्रक्चर मायने देता है। जैसे कि एक बरगद का हम एक पेड़ देखते हैं, ट्री, कौन सा, एक बनियान ट्री, इसका लाइफ कितना है 400 ईयर्स। और यहीं पर आप एक मैंगो के ट्री को देख लो, तो मैंगो का ट्री का लाइफ स्पेन चेंज हो जाएगा। यही हम पीपल के ट्री को देख लेंगे हम यदि, तो चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मे फ्लाई का लाइफ स्पेन सिर्फ 1 डे है, लेकिन पीपल के ट्री का लाइफ स्पेन कितना होता है 200 से 2500 ईयर्स तक का होता है। क्रो का और पैरोट का जो है साइज भी एक जैसा है, दोनों भी बर्ड है और कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होती है, लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है। क्रो सिर्फ 15 साल जीता है, बट पैरोट जो है 140 साल जीता है। मैंगो का ट्री सिर्फ 200 ईयर जीता है, वही पीपल का ट्री जो है 2000 ईयर जीता है। साइज तो दोनों का सेम है। तो क्या कोई साइज या बॉडी स्ट्रक्चर मायने दे रहा है क्या किसी की लाइफ के लिए? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। गॉड ने हर किसी को बना दिया कि इसकी लाइफ इतनी है तो इतनी ही रहेगी, समझे? तो लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्सिटी से कोरिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया? कितना पार्ट समझा सभी को? चैट पे रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके, तो अभी ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, लाइफ स्पैन का। अब लाइफ स्पैन के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहले हम रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स में एक तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली हो रहा है, तो क्या होगा जानते हो आप? कोई भी सेल या ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या चीज, कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब उसका यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो एक मिनट है, यहाँ पे मैं आपको एक फाइल यहाँ पे शेयर करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, जस्ट वेट। ऑर्गेनिज्म यदि रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे करेगा? पहली चीज तो एक सेल है, एक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड होना ही पड़ेगा, समझे? कोई भी एक सेल जो है उसको सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसी भी सेल को जब 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होना है, यदि ये जूम कैसे होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके सॉरी, वापस वहीं पे आते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, किसी भी सेल को हमको यदि डिवाइड होना है, तो कोई भी सेल डिवाइड होने के पहले सेल के इनसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है सेल में? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सेल का जो न्यूक्लियस यदि वहां पे हम देखिए, सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसमें क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। सेल का स्ट्रक्चर जानते हो आप लोग या थोड़ा एक्सप्लेन करूं? ओके, एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो किसी भी एक सेल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सपोज ये एक सेल है, इनसाइड द सेल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे कोई भी एक सेल की यदि हम बात करें, तो उसका जो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इनसाइड द न्यूक्लियस यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है क्या होता है, डीएनए। अब हम जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक पेरेंटल सेल इस तरह से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स कब बनेंगी, तो सेल के अंदर जितना भी जो सब्सटेंसेस है, चाहे डीएनए कह लो या फिर उसमें जो भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स है, उनको भी तो डबल होना पड़ेगा। तो सेल डिवीजन में फर्स्ट मेथड जो होती है वो क्या होती है, सेल डिवीजन का फर्स्ट मेथड डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए जो है यहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेट भी करेगा, तब जाके तो सेल डिवीजन होगा। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, ग्रो करेगा। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है जिसे हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं, उसका भी फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से एक न्यू इंडिविजुअल्स का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके समझा? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स देखते हैं। तो कभी भी देखना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक सिंगल पेरेंट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, ओनली एक सिंगल पेरेंट्स ही यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए क्या कहते हैं, यूनिपेरेंटल। गैमेट्स या तो बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, दोनों कंडीशन आ सकती है। किस केस में गैमेट बनते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि जनरली तो गैमेट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं होते।
जब गैमेट नहीं बनेंगे तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा, और गैमेट बना तो भी इस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल और फास्ट होता है, किसी भी टाइप का मियोसिस नहीं होता, किसी भी टाइप का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और किसी भी टाइप का वेरिएशंस जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। रोल इवोल्यूशन में, क्योंकि देखो वेरिएशंस कब आते हैं, जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और दो अलग अलग क्रोमोसोम रहेंगे तो टू डिफरेंट टाइप के वहां पे जीन्स प्रेजेंट है, और जब टू डिफरेंट टाइप के जीन्स वहां पर प्रेजेंट है तो उसमें एक वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होता है, और इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होगा। क्लोन क्या होता है जानते हो, जब कोई भी एक बच्चा का बर्थ हुआ है और वो अपने पेरेंट्स के समान है, चाहे वो एक मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकल दोनों तरीके से वो सिमिलर होता है पेरेंट्स के, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन का फॉर्मेशन कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से होता है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? और कभी भी देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करते भी है, यदि ओके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम कंपेयर करते तो इसमें नंबर ऑफ प्रोजेनी कम टाइम में मैक्सिमम प्रोजेनी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ओके कहां-कहां पे देखने को मिलता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कहां-कहां पे होता है बताइए? पहली चीज तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मोनेरा है, मोनेरा मींस प्रोटिस्टा या मोनेरा जैसे बैक्टीरियम कहते हैं, प्लांट जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट होते हैं जैसे एल्गी या एनिमल में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन होता है, फिजन में दो टाइप के फिजन होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन। एक होती है बडिंग और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होता है फ्रेगमेंटेशन। तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले फिजन, फिजन में देखो बाइनरी मतलब टू, एक सेल जब दो पार्ट में डिवाइड होगी तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब मल्टी, मतलब एक सेल जब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गई तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया था एक चीज, आपको याद होगा, ठीक है। क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन मींस एक सेल जो है, एक पैरेंटल सेल, जिससे क्या हो रहा है, वहां पर टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहा है, मतलब ये सेल बीच में से स्प्लिट हो गई और एक सेल स्प्लिट होकर दो अलग अलग सेल बन गई। मल्टीपल में एक सेल बहुत सारे अलग अलग सेल में डिवाइड हो गई। बडिंग में क्या हो रहा है, बड निकलता है। बड दो टाइप की होती है, एक्सोजीनस बड होती है और एक एंडोजीनस। आपने हाइड्रा देखे, हाइड्रा में बड फॉर्म होती है, बड फॉर्म होती है नहीं होती हाइड्रा में, देखे हो क्या? हेलो, ठीक है, मैं आपको एक बड समझा देता हूँ कैसे बड यहाँ पे फॉर्म होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो बड वाला पार्ट। जस्ट वेट, उसके लिए मैं ड्राइंग टूल जो अपना जो स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट वेट, कहाँ गया? एक मिनट बेटा, हाँ मेरा फाइल ओपन हो रहा है, ड्राइंग टूल जो है ओपन कर लेते हैं हम लोग। बडिंग को हम समझेंगे, बाकी पिक्चराइजेशन और एनिमेशन से भी हम समझेंगे कैसे होता है। देखिए बर्ड हम देख रहे थे, बर्ड में क्या हो रहा है, बर्ड में जैसे कि सपोज कोई भी ये प्लांट या हो गया, ये हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में देखो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट एक बॉडी है। अभी बॉडी में बाहर साइड उसी की बॉडी के जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, इस बॉडी के अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। यदि बॉडी के अंदर कोई ऐसा बर्ड का फॉर्मेशन होगा और जब कोई बर्ड अंदर से फॉर्म होती है तो इसे कहते हैं एंडोजीनियस बर्ड। क्या कहते हैं इसे, एंडोजीनियस बर्ड। और कोई बर्ड जब बाहर साइड निकलती है तो उसे कहते हैं एक्सोजीनियस बर्ड, ठीक है। तो ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस बर्ड कहाँ-कहाँ पे होती है? एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस बर्ड जो है यदि हम देखें तो जैसे कि हाइड्रा जो होता है, क्या चीज, हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या होता है, एक्सोजीनियस मतलब बॉडी के बाहर बर्ड निकलती है। और स्पंजेस जो होता है, स्पंजेस मींस एनिमल किंगडम जो होता है उसमें कोरीफेरा जो है लोअर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स है, तो कोरीफेरा में एंडोजीनियस बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन तो आप जानते हो, आपने के लीफ का नाम सुने होंगे, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के लीफ जो है जब
प्लांट से, पेड़ से टूट जाती है, लीफ का जब फॉल हो जाता है तो लीफ के एक एक पार्ट से कंप्लीट एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है बेटा। ठीक है, तो एक ये भी एग्जांपल है। बट फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी तोड़ दो, आप काट के फेंक दो, वहीं से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। वो क्या कहलाता है हमारा, जैसे प्लेन एरिया, याद होगा आपको, याद है? ठीक है, इसके बाद क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन मींस स्पोर का फॉर्मेशन। जैसे एक फंजाई होती है, फंजाई, और एक एल्गी होता है। ये हमारा क्या है, दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। तो फंजाई में कोनिडिया जो है, ये कोनिडिया के नाम पे एक स्पोर्स बनता है, और एल्गी जो उसमें जू स्पोर के फॉर्म में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों भी क्या है, एक स्पोर्स के टाइप्स है। ओके, तो ये स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग और फ्यूजन, मैंने अभी आप लोगों को ये सारे टर्म्स से बेसिक ही समझाया हूँ। आगे चल के इन सारे टर्म्स के और भी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है। ये देखो बाइनरी फिजन का आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पैरामीशियम और अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आगे समझना है। बट अभी हम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पार्ट ही हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। आई होप आपका ये सारा पार्ट क्लियर हो रहा होगा। एक आता है पार्थेनोजेनेसिस। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं ना, कितने टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, सिर्फ और सिर्फ हम वही पार्ट जो है अभी यहाँ पर हम लोग क्या है, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हमने स्पोरुलेशन देखे, बडिंग देखे, फिजन देखे। अभी अगेन एक और आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मींस जब अभी हमने क्या देखे कि जनरली दो अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली ह्यूमन, प्लांट, ठीक है, या फिर एनिमल्स की हम बात करें तो उसमें गैमेट्स भी बनेंगे और गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन भी होगा। ठीक है, गैमेट्स भी फॉर्म होंगे और गैमेट्स के का क्या होगा, फ्यूजन भी होगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें क्या है, गैमेट नहीं बनेंगे, या फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो अभी मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट, बट इनके बीच में फ्यूजन नहीं होता और डायरेक्टली एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल जानते हो क्या है? इसका एग्जांपल है हनी बीज। तो ये हनी बीज जो होता है ना, इसमें तीन टाइप की हनी बी होती है। एक हनी बी जिसको हम क्या कहते हैं, वर्कर बी कहते हैं। ये वर्कर बी हमारे रिप्रोडक्शन इवेंट में कोई काम की नहीं होती। ठीक है, ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। वर्कर बी के बाद अगेन यदि हम देखें तो एक और बी आती है, जानते हो कौन सा? एक होती है क्वीन। क्या होती है? क्वीन। और एक होता है जो मेल होता है जिसे ड्रोन कहते हैं। तो अभी क्या होता है, जो फीमेल बी जो होता है इसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 32 क्रोमोसोम, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। बट मेल बी जो होते हैं इसके पास ओनली 16 क्रोमोसोम ही रहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो अभी देखो, इनमें जब रिप्रोडक्शन जब होता है तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि 32 क्रोमोसोम इसमें मियोसिस होगा। अभी मियोसिस आई डोंट नो आप जानते कि नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो सिर्फ इतना याद रखो कि मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें 32 क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाता है 16 एंड 16 क्रोमोसोम में। और माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है, ये 16 क्रोमोसोम माइटोसिस करके अगेन 16 क्रोमोसोम बनाएगा। तो इस तरह से ये एक गैमेट हो गया, ये एक गैमेट हो गया, ये एक गैमेट हो गया। तो ये फीमेल का 16 क्रोमोसोम वाला गैमेट मेल के 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट से जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे 32 क्रोमोसोम वाली एक फीमेल बी क्वीन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका आगे चल के माइटोसिस होता है तो इससे मेल बी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं, बट यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हुआ। इस इवेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है ये किसका इवेंट हो गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कौन सा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट हो गया। समझ गए? ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। तो ये विदाउट द फर्टिलाइजेशन यदि कोई बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो एनिमल में इस टर्म के लिए
हम इसे समझ सकते हैं क्या कहते हैं इसे। इस टर्म के लिए स्पेशली एनिमल में हम देखें तो वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये वाला जो इवेंट है ये कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। ओके, और एक आता है पार्थेनोकार्पी। थोड़ा सा बेसिक 11th का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, पार्थेनोकार्पी जो होता है इसमें जब विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या चीज, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का प्रोडक्शन होता है या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इस इवेंट को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई एनिमल का प्रोडक्शन होता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जिसमें सीड नहीं होते, बनाना हो गया। तो ये जो है ये क्या हो गया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। समझे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप आपको एक एक पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे के पार्ट पे आते हैं हम लोग अगेन। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी बेटा हम लोग सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही समझ रहे हैं। ठीक है, क्या देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होते हैं। यूनिपेरेंटल सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जिसमें मोनेरा में आता है, ये प्रोटिस्टा हो गया। जैसे हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें जैसे अमीबा और पैरामीशियम, देखो एक पेरेंटल बॉडी थी, साइज में ग्रो किया और बड़ी हुई, अब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये कुछ बेसिक पार्ट है जो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया और इस तरह से सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई। समझ गए, तो इस तरह से सेल्स क्या होगा, डिवाइड होता है। तो ये क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, ये देखो, अब ये एक सेल जब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है ये वाली, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है बेटा। ये प्लाज्मोडियम जानते हो आप क्या है, ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिससे हमारे को क्या मलेरिया होता है। समझे, कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता, नहीं, मॉस्किटो बाइट से मलेरिया नहीं होता है। मॉस्किटो बाइट के बाद उसके पास जो होता है प्रोटोजोआ, मॉस्किटो तो सिर्फ एक वेक्टर होता है। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया हो रहा है, तो इसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है। एक सिंगल बॉडी थी और कंप्लीटली डिवाइड होकर इतने सारे फॉर्म हो गए, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। बडिंग मैंने बताया था, देखो ये एक पेरेंटल सेल है, छोटा सा बाहर एक बड निकला, बड और बड़ा हो गया और यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, अलग होके एक नया बॉडी बन गया। हाइड्रा में हमने देखे ईस्ट में ऐसा होता है, ये देखो हाइड्रा में एक बड निकल रहा है, ये स्पंजे से अंदर साइड एक बड फॉर्म हो रहा है, अंदर साइड जो वहां से ब्रेक होके अलग हो जाएगा। समझे, तो ये क्या हो गया, हमारे हाइड्रा में किस तरह से होता है, ये देखो एक प्लेन एरिया होता है, ये हाइड्रा का एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, एक फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जानते हो आप लोग, बताइए। रिस्पॉन्स करो, इतना पार्ट समझ में आया ना सभी को, आवाज आ रहा है ना अच्छे से, यस सर करके रिस्पॉन्स करो। ओके, ठीक है, और आपकी 5 मिनट्स की क्लास रह गई है। ठीक है, 5 मिनट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये स्टार फिश, फिश में क्या होता है, इसके बॉडी का छोटा सा एक पार्ट, ये टूट के क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहीं से एक नया बॉडी ऐसा बनना चालू हो जाएगा, जैसे स्पायरोगायरा में देखो ये स्पायरोगायरा की बॉडी है, ये बॉडी में एक पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ ऐसा, अगेन एक नया बॉडी ऐसा बनना चालू हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, यदि बीच में दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ऐसा नया हाइड्रा बन जाएगा। समझे, प्लेन एरिया में देखो फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉडी को कहीं से भी काट के फेंक दो फिर से नया बॉडी बन जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाईली रीजनरेशन पावर होती है, सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। समझ गए, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे अभी समझ लिए। अब इसके बाद आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा स्लाइड से बता देता हूँ। देखो ये ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन हम लोगों ने पढ़ लिए,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्योरी यहाँ पे दी है, स्लाइड आपको मिलेगी, कंसेप्ट समझा दिया हूँ। इस स्लाइड के हेल्प से आप लोग रिवाइज कर सकते हो सारी चीजें। जो पार्ट नहीं समझेगा वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके पूछना है, ठीक है। स्पोरुलेशन हमने पढ़े, थ्री लेयर कवरिंग सिस्ट क्या होता है ये हमने पढ़े, फिजिंग देखे, बडिंग देखे, फ्रेगमेंटेशन देखे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप जानते हो। देखो बेटा जिंजर हो गया या पोटैटो, पोटैटो में ये छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं कल्टीवेट कर सकते हैं। किसी प्लांट की लीफ जो होती है, किसी प्लांट का स्टेम होता है, उसको हम कट करके यदि हम कल्टीवेट करते हैं, जमीन में बो देते हैं, तो वहां पे क्या है अगेन एक न्यू प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स जो होते हैं, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्लीट एक बॉडी जो है उसका प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोटैटो में जो बर्ड होता है उसको आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। बनाना और जिंजर में जो होता है राइजोम होता है। ब्रायोफाइलम जो लीफ होता है, ये दिख रहा है ये लीफ, ये ब्रायोफाइलम का लीफ, यदि ये पेड़ से टूट के नीचे गिरी ना तो लीफ का हर पार्ट जो है एक नए प्लांट को बना सकता है। ये एडवेंटिशियस बर्ड कहलाती है। आगे होगा एक प्लांट होता है, इसमें बुलबुल्स होता है, ऑफसेट वाटर हाइसियन, जलकुंभी का प्लांट देखियो आपने, ये देखो दिख रहा है, इसका तो कंप्लीट बॉडी कहीं से भी कहीं पे भी उग जाता है। ये इस तरह से होता है, ये क्या कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया क्या देखे अभी हम लोगों ने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक लॉजिक जो है, एक ट्रिक जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट क्रोमोसोम नंबर, ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्रोमोसोम नंबर जो है याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ह्यूमंस में डिप्लॉयड नंबर बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, ये आप जानते हो। हैप्लॉइड सेट कितना होगा, 23, समझ गए। हाउस फ्लाई में 12, हैप्लॉइड में 6 होता है, रेट में 42, गैमेट्स कितने बनेंगे इसके, 21। डॉग में 78 डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, बट गैमेट्स बनेगा तो 39 गैमेट्स बनेंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये सारी चीजें आसानी से याद नहीं होता। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को हम एक रामायण के कुछ इवेंट से कनेक्ट करेंगे और ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। देखो आपको याद है हनुमान जी जो है जब लंका में उड़ के गए थे, तो लंका को उन्होंने फायर कर दिए थे, जला दिए थे। तो यहाँ पे वो अपने मर्जी से तो नहीं गए होंगे ना, राम भगवान ने उन्हें ऑर्डर दिए थे कि जाओ और लंका को तहस नहस करके आ जाओ और सीते को लेके आओ, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक ट्रिक है, राम ने ऑर्डर किया हनुमान को, फ्लाई एंड फायर लंका, फ्लाई मतलब उड़ के जाओ और लंका को फायर कर दो। तो राम ऑर्डर टू हनुमान, तो राम का आर से आता राइस, एम से मेज, ओ से ऑनियन, एस से हाउस फ्लाई और एफ से फ्रूट फ्लाई। इसमें देखो +4 और -4 का मैं लॉजिक दे रहा हूँ। आप कोई भी एक एग्जांपल याद रख लो, जैसे राइस का आपको 24 याद है, तो हर 24 में माइनस करते जाओ। यदि आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो ये सीक्वेंस के बेस पे राइस, मेज, अनियन, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई याद हो जाएगा। 24 याद हो गया तो -4 कितने होते हैं, 20, फिर ऑनियन का 16, हाउस फ्लाई का 12 और फ्रूट फ्लाई का 8, एक ही बार में याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, राइस का कितना हो गया 24, मिल्स का 20, फिर इधर कहाँ पे आपका हाउस फ्लाई 12, ऑनियन किधर गया 16, हो गया यार, इतना याद हो गया। अब देखो हनुमान ने जब लंका को जलाया तो ऑब्वियसली जब आग लगती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वहां के लोगों का जब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो कुछ मॉडर्न जमाने से कनेक्ट करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली एसी लगाना पड़ेगा ना हमको, और एसी लगाएंगे तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चलेगा नहीं। तो एसी के जो बिल के जो रेट जो रहेंगे वो बहुत हाई आएंगे। तो अगला ट्रिक क्या बनता है, AC rates high। तो A means एप्पल, C means कैट, रेट तो रेट ही आ गया, और हाई मींस ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन का भी याद, आपको याद ही है। यहाँ से -4 ऊपर में जाएंगे हम लोग, -4 कितना होगा 42, फिर -4 38, फिर -4 34। तो ह्यूमन, रेट, कैट, एप्पल आपको याद हो जाएगा। देखो इस ट्रिक में आपको लॉजिक कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, चेक करो सारी चीजें। ऐसे ये सारे जितने भी जो एग्जांपल्स है, एक साथ एक ट्रिक्स की हेल्प से 3 मिनट में कभी ना भूलने वाला ये टेबल आपको याद हो गया, समझ गए। ओपियोग्लोसम का 12 60 होता है। तो आप देखो इसमें से 60 में से 12 को यदि माइनस करो तो पोटैटो का निकल के आ जाएगा 48। 60 में से 12 माइनस करो 48 आता है। डॉग का कितना है 78। ऐसे याद करना है ये सारी चीजें, समझे, ये लॉजिक है। हेलो समझा गया, याद हो गया, आई होप आपको याद हो गया होगा। ये क्लियर है ना, भागे तो नहीं कोई, अरे सभी लोग है, वेरी गुड। चलो तो आज हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पोर्शन देखे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कल के लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी आप क्लास को लीव कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्या रहा है वो चने वाली दाल वो दालें चालू आती है, दालियाँ बोलते हैं ना, हो गया है।